कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि मैंने कल बोला था आपको कि अपन लोग कल फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन। अब देखो, फिजिक्स के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका थ्योरी पोर्शन और एक है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन। देखो 80 से अंदर कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का आते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं 7 to 8 क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, कर सकते हो आराम से। अगर आपने नॉर्मल एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप थ्योरी क्वेश्चन आराम कर सकते हो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा अपन को हायर फिजिक्स भी करना पड़ता है, 11 12 भी करना पड़ता है। तो अपना करने का तरीका मैं ऐसा है कि मैं क्या करूँगा, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपको मैं थ्योरी समझाऊंगा। उससे आपका क्या होगा, साथ साथ में न्यूमेरिकल भी हो जाएगा और प्लस थ्योरी भी क्लियर होगी। हर चीज़ की मैं थ्योरी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अपन करेंगे। दूसरी बात है, इस चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे एटीसी के वीडियो डाले हुए हैं, आप चाहे उन्हें देख सकते हो। सारे वीडियो बहुत हेल्पफुल है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन एटीसी में बनेंगे। अब बात करते हैं अपन फिजिक्स में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक, जैसे मैंने टॉपिक कराया था, एक वीडियो कराया था मैंने, वीडियो बनाया था फिजिक्स के 13 इंपॉर्टेंट टॉपिक एटीसी के लिए। उसमें फर्स्ट टॉपिक था आपका इंटरफेरेंस। मैं उसी सीरीज के अकॉर्डिंग कराऊंगा। फर्स्ट टॉपिक इंटरफेरेंस है तो इंटरफेरेंस आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा इंटरफेरेंस के, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के 20 क्वेश्चन करेंगे, 20 25 क्वेश्चन जो सिलेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर वाईडीएससी सब कुछ ही आ जाएगी। तो आज मैंने कुछ 10 क्वेश्चन लिए हैं, 10 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, जिसके अंदर मैं वाईडीएससी आपका बता दूंगा, आपको थिकनेस वाले क्वेश्चन करा दूंगा सिलेक्ट किए, और एक फ्रेनल का, जो फ्रेनल का बाई प्रिज्म आता है, ये मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। इसके क्वेश्चन कराता है, उसकी थ्योरी भी सामने समझा दूंगा। तो आप स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इफ द लिमिट सॉरी इफ द लाइट whose wavelength is 660 nanometer has wavelengths 13.2 into 10 to the power minus 6 मीटर लॉन्ग, कोहेरेंस टाइम इसका कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले अपन को यहाँ पर ये तो पता है कि वेवलेंथ है, वेवलेंथ नैनोमीटर में दी हुई है, और आपको पता होगा नैनोमीटर होता है 10 to the power minus 9 मीटर। वेव टेंस क्या होता है नहीं पता आपको, और आपको कोहेरेंस टाइम क्या होता है ये नहीं पता है। अब इसको अपन देखते हैं कि दोनों होता क्या है। कोहेरेंस टाइम क्या होता है, वेव टेंस क्या होती है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं और ये थ्योरी साथ साथ में लिखते रहना। एक स्टूडेंट मुझे बोला कि सर आप जो पहले पढ़ाते थे उस तरीके से पढ़ाओ, उसमें टाइम बहुत स्टूडेंट लगता है, अपने पास टाइम कम है, ये मैं वीडियो फटाफट बना देता हूँ। जितना टाइम मुझे मिलता है, आधा जैसे 40 मिनट का वीडियो बना तो 50 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर मैं दूसरी वाली ऐप के थ्रू बनाता हूँ तो कम से मुझे 2 घंटे लगता है। थोड़ा सा आप कॉपरेट करो, टाइम कम है इसलिए, नहीं तो फिर मैं उसी से बनाता। इसमें भी समझ में आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब सबसे पहले बताता हूँ कोहेरेंट वेव्स क्या होती है, डेफिनेशन लिखना। देखो सिंपल सा, कोई भी दो वेव, ऐसी दो वेव जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, उसके अंदर टाइम का कोई फंक्शन नहीं आता है, उसको बोलते हैं कोहेरेंस वेव बोलते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे ये दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट, ये जो चीज होती है ना, ये ओमेगा टी प्लस 30, इसको बोलते हैं फेज बोलते हैं। फेज किसका है, ये y1 का। ऐसे इसका फेज कौन सा है, इसका y2 का फेज कौन सा है, ओमेगा टी प्लस 16। अब इन दोनों का मैंने फेज डिफरेंस निकाला। फेज डिफरेंस कैसे निकालोगे, इसका फेज माइनस इसका फेज, तो निकाला आपने, इसका फेस ये रहा, इसका फेस ये रहा, 30 डिग्री आया। क्या 30 डिग्री टाइम पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा। 30 डिग्री टाइम के साथ चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, कांस्टेंट है। तो मैंने कोहेरेंट वेव्स की डेफिनेशन क्या बताई, if the phase difference between two waves are constant and does not change with time, then it's known as coherent waves. Okay, तो ये सब डेफिनेशन समझ में आ गई, क्लियर हो गया है कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, ठीक है। अब अगला आता है कोहेरेंट टाइम क्या होता है और लेंथ क्या होती है। देखो एटीसी में एक टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ें करनी है। कोहेरेंस टाइम क्या होती है और लेंथ क्या होती है। टाइम इंटरवल फॉर विच द फेस रिमेन कांस्टेंट नोन एज द कोहेरेंस टाइम। दो वेव है, उनका कितने टाइम के लिए जो फेज डिफरेंस था वो टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, उस टाइम को क्या बोलते हैं अपन, कोहेरेंट टाइम बोलते हैं, ठीक है। टाइम इंटरवल फॉर विच द फेज डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट नोन एज कोहेरेंस टाइम, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। और उस कोहेरेंट जो कोहेरेंट टाइम होता है, उस कोहेरेंट टाइम में जितना वेव ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं कोहेरेंट लेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन कोहेरेंट टाइम नोन एज कोहेरेंट लेंथ, डेल्टा एल। इसको अपन स्पेशल इंटरवल भी बोलते हैं और उसको वेव टेंस भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई। कोहेरेंस वेव क्या पूछेंगे तो क्या बोलोगे आप, दो वेव्स है और कोहेरेंट जब तो होगी जब इनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। सेकेंड आती है कोहेरेंट टाइम क्या होगा, तो जितने टाइम के लिए वो कोहेरेंट रहती है उसको कोहेरेंट टाइम बोलते हैं। फिर आपको बोलेंगे कोहेरेंट लेंथ क्या होती है, जितने टाइम के लिए वेव ने डिस्टेंस कवर की उसको बोलते हैं कोहेरेंट लेंथ बोलते हैं। उसका रिलेशन क्या होता है इन तीनों का, उसका रिलेशन होता है, कोहेरेंट लेंथ को अपन स्पेशल इंटरवल भी बोलते हैं, वेव ट्रेंस भी बोलते हैं, दोनों वर्ड याद रखना, ठीक है।
इसका रिलेशन होता है कोरेंट लेंथ इज इक्वल टू सी। सी क्या है? सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ होती है किसमें? मीटर पर सेकेंड। और डेल्टा टी जो है वो आपका कोरेंट टाइम है, तो डेल्टा एल इक्वल टू सी डेल्टा टी। ठीक है, अब डेफिनेशन आती है कोरेंट सोर्स क्या होते हैं। वो कोरेंट वेव था, ये कोरेंट सोर्स क्या है? टू सोर्स विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी नियरली सेम एम्पलीट्यूड एंड मेंटेन ए कांस्टेंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। दो सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, और जो कांस्टेंट फेज डिफरेंस बना, टाइम के साथ चेंज नहीं हो। जैसे लेजर वेव होती है, वो क्या होती है? कोरेंट सोर्स होती है, क्योंकि उनका जो फेज डिफरेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, उनका एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। तो कोरेंट सोर्स के रेफरेंस क्या बोलेंगे? टू सोर्स विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी नियरली सेम एम्पलीट्यूड एंड मेंटेन ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विद टाइम, नोन एज कोरेंट सोर्स। तो मेरे ख्याल से कोरेंट वेव क्या होती है, कोरेंट टाइम क्या होता है, कोरेंट लेंथ क्या होती है, और कोरेंट सोर्स क्या होता है, ये सब पता चल गया होगा। याद रखना, कोरेंट लेंथ को अपन स्पेशल क्या बताया था मैंने? स्पेशल इंटरवल भी बोलते हैं और वेव ट्रेंस भी बोलते हैं। ट्रेन, ठीक है, ट्रेन्स, वेव ट्रेन्स। तो ये दोनों वर्ड याद रखना। उसका रिलेशन क्या होता है? डेल्टा एल इक्वल टू सी डेल्टा टी, वेर डेल्टा एल इज द कोरेंट लेंथ, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट whose value is 3 × 10⁸, and delta t is the current time. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था? इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ, तो आपको लैम्डा यहाँ दिया हुआ है, लैम्डा गिवन है। वेव टेंस आपको पता चल गया, इसका मतलब डेल्टा एल गिवन है। मैंने बताया वेव टेंस बोलते हैं या स्पेशल इंटरवल बोल देंगे, या आपको वेवलेंथ बोल देंगे। तो डेल्टा एल कितना दिया हुआ है? 13.2 इतना दिया हुआ है। तो सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगाना। कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो लैम्डा 680, तो लैम्डा जितना दिया हुआ था, लैम्डा नैनोमीटर में दिया हुआ था, इसको मीटर में चेंज करो, तो सारी चीज़ें आप ऐसा ही में सॉल्व करोगे मीटर में। डेल्टा एल दिया हुआ था, क्योंकि डेल्टा एल वेव टेंस का बोलो या वेव लेंथ बोलो, एक की बात है। तो 13.2 × 10⁻² ये दिया हुआ था। कोरेंस टाइम पूछा है डेल्टा टी, तो फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एल इक्वल टू सी डेल्टा टी। डेल्टा टी निकालना आपको, तो डेल्टा टी हो गया डेल्टा एल अपॉन सी। डेल्टा एल की वैल्यू आपको दी हुई है, सी की वैल्यू आपको पता होती है, सीधा निकाल लिया। आंसर कितना आ गया? 4.4 × 10⁻⁻14। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आ जाता है ये। एक बार एटीसी में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने करा दिया। क्लियर? अगला क्वेश्चन वही कोरेंट पे ही है। बोला कोरेंट लेंथ ऑफ द लाइट इज, इतनी दी हुई है, एंड लेट मी चेंज पेन, हाँ, एंड इट्स वेवलेंथ दी हुई है आपको। कैलकुलेट कोरेंट टाइम पूछा, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू कोरेंट लेंथ। देखो लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा को पहले ऐसे यूनिट में चेंज कर लो, 10⁻। डेल्टा एल दिया हुआ है, डेल्टा एल दिया हुआ है। कोरेंस टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वापस याद करो, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन सी। डेल्टा टी लगाया, डेल्टा सी लगाया, डिवाइड कर लिया, आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑस्किलेशन का फॉर्मूला याद रखना। नंबर ऑफ ऑस्किलेशन का क्या होता है? लेंथ का डेल्टा एल वेव लेंथ अपॉन, सॉरी, डेल्टा एल अपॉन लैम्डा, स्पेशल इंटरवल अपॉन लैम्डा, लैम्डा वेव लेंथ हो जाएगी। ठीक है, सॉरी डेल्टा एल को कोहेरेंट लेंथ बोलते हैं, मैं बार बार वेवलेंथ बोल रहा हूँ, कोहेरेंट लेंथ बोला। तो कोहेरेंट लेंथ अपॉन वेवलेंथ इज नोन एज नंबर ऑफ ऑस्किलेशन इन लेंथ। वेव कितना ऑस्किलेशन करती है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा एल अपॉन लैम्डा। डेल्टा एल क्या है? कोहेरेंट लेंथ अपॉन वेवलेंथ होगी। तो उसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट नंबर ऑफ ऑस्किलेशन। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, इजी क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। थर्ड बात करते हैं। थर्ड आपका, आपने पढ़ा होगा इस टाइप क्वेश्चन पिछली बार आया था। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टू वेव, ये दी हुई है। डिड्यूस द रेशियो ऑफ द मिनिमम मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। आपने जब इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस पढ़ा होगा, इंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, तो उसमें इंटेंसिटी बढ़ाया होगा। तो सबसे पहले इंटेंसिटी का मैं बता देता हूँ। इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस के 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने। इंटेंसिटी जो होगा वो 1/एरिया, जो एरिया होता है उसके इन्वर्सली, एरिया जितना ज़्यादा होगा इंटेंसिटी उतना ही कम होगा। अब आपने जब इंटरफेरेंस पढ़ा होगा, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं ही जो लगा रहा हूँ ना वीडियो, यही काम आएगी चीज़ें ध्यान में, इसी में से क्वेश्चन बचेंगे। क्वेश्चन अभी फॉर्मूला याद रखो, आई नेट होता है I1 + I2 + 2√I1 I2 cos 5। लेट दो वेव है, इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी इंटेंसिटी I2 है, तो आई नेट कितना आएगा, इन दोनों का नेट कितना आएगा, इस फॉर्मूले से। फिर cos 5 क्या है? 5 फेज डिफरेंस है। क्या है? फेज डिफरेंस है। आगे बात समझ में? तो आई नेट इक्वल टू I1 + I2 + 2√I1 I2 cos 5 याद रखोगे। एक होता है एम्पलीट्यूड, तो आपको पूछे इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड डिपेंड कैसे करती है? स्क्वायर पर। इंटेंसिटी जो होती है ना, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ये जो चीज़ें लिखा रहा हूँ ना, वो लिख लेना स्टूडेंट, ये सब लिख देना सर। तो I1 + I2 ये फॉर्मूला होता है आई नेट का। अब बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? मैक्सिमम तब आएगी जब ये cos 5 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो cos 5 1 होगा तो मैक्सिमम आएगी,
और cos फाइव मिनिमम माइनस वन होगा तो क्या आएगी, मिनिमम होगी। तो आप जब यहाँ पर इसकी cos फाइव की वैल्यू वन रखोगे तो ये आएगा, माइनस वन रखोगे तो ये आएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ये भी तो लिख सकते हो, रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर। और इसको क्या लिख सकते हो, रूट आई वन माइनस रूट, इसको जैसे ओपन करोगे तो वापस यू विल गेट ये, इसको करोगे तो ये आएगा। तो याद रख लो, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम होता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर होता है, और आई मिनिमम कितना होता है, रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर होता है। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो मैं मान के चल रहा हूँ मेरे स्टूडेंट अगर इतना सब कुछ कर रहे हैं तो उनको ये सब चीज़ आ जाती होगी। अब अपन को आई मैक्स अपन आई मिनिमम का ये रेशियो याद रखना है कि ये रेशियो होता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का स्क्वायर अपन रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर। तो 4 + 1 का स्क्वायर। अब आई वन आई टू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको रखो, आई वन को रख दो 16, सीधा आई वन कितना होगा 16, आई टू कितना होगा 1, ये बस यहाँ रख लेना है। आई वन को रखोगे 16, रूट 16 कितना होगा 4, आई टू 1 है तो आई वन का रूट 1 ही होता है, वैसे इधर लिखोगे 4 + 1 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर 25, 9। तो आंसर आ गया 25/9। इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार एटीसी में आया था, तो बहुत ध्यान से कर लेना, नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, distance between two slit is 0.1 mm and width of the fringes formed on the screen is 5 mm. If the distance between the screen and slit is 1 meter, wavelength of light। आपने पढ़ा होगा, यंग डबल स्लिट पढ़ लिया होगा, ठीक है। यंग डबल स्लिट का देखते हैं अपन। तो आपने ये वाला डायग्राम देखा होगा यंग डबल स्लिट का, जिसके अंदर जो इसकी डिस्टेंस होती है डी, कुछ बुक के अंदर 2D लिखी होती है, चलता है कोई बात नहीं, अल्टीमेटली इसकी डिस्टेंस डी होती है। ये आपके जो स्लिट है उसकी जो पर्दा लगा होता है उसके बीच की डिस्टेंस डी होती है। लैम्डा आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपने पढ़ा होगा बीटा जो होता है इसका फ्रिंज विड्थ, वो आता है डी लैम्डा अपॉन डी, ये पढ़ा होगा मैंने, पहले ही पढ़ाया था ये। तो बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, देखो बीटा कितना दिया हुआ है, विड्थ ऑफ द फ्रिंज कितनी दी हुई है 5 mm। तो यहाँ पर 5 mm मतलब 5 × 10⁻⁴। डी डी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर डी पढ़ो देखो, ये दिया हुआ देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिप इज 1 मीटर, तो डी 1 हो गया, ये लैम्डा हो गया। यहाँ से आपने लैम्डा निकाल दिया, लैम्डा कितना आ गया, निकाल लोगे ना, बस मैं आपको कौन सा समझा रहा हूँ, लैम्डा आ गया 5000 है। डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बोथ हैव बीटा, याद रखना कि डार्क फ्रिंज होती है उसका भी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो डी लैम्डा अपॉन डी होती है, और अगर ब्राइट का पूछे तो वो भी डी लैम्डा अपॉन डी होती है। बेसिकली ब्राइट और डार्क पर डिपेंड नहीं करती है। ये सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पुटअप करना है, कैसे क्या करना है। तो बीटा अपॉन डी निकाल दिया। अब इसके तो छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चन, देखो ध्यान सुनना। बीटा क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन डी, तो लैम्डा बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा तो बीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा, लैम्डा कम होगा तो बीटा भी कम होगा। अब क्वेश्चन छोटा सा पूछ सकता है कि आपको 4 कलर देते हैं, आपको पता होगा विप क्योर है, और ऑप्शन में आपको देते हैं कि बताओ कि अगर लैम्डा सेम है, डी सेम है, सॉरी डी सेम है, स्मॉल डी सेम है, लैम्डा डिफरेंट है, तो बताओ मुझे बी का ज़्यादा होगा, या आप 4 ऑप्शन दे देगा आपको, बीटा आई का ज़्यादा होगा, या बीटा वी का ज़्यादा होगा, या बीटा आर का ज़्यादा होगा। तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका ज़्यादा होगा। वेवलेंथ किसकी, रेड की ज़्यादा है तो रेड का बीटा भी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा इसका होगा, बाकी आप निकाल ही लेंगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ चुके हैं एटीसी के अंदर, ध्यान रखना बीटा इजिकल डी लैम्डा अपॉन डी होता है, लैम्डा जिससे ज़्यादा होगा उसकी जो फ्रिंज विड्थ होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगली चीज आती है बाइप्रिज्म। ए बाइप्रिज्म ऑफ एंगल 1 डिग्री एंड म्यू दिया हुआ आपको एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, फाइंड फ्रिंज विड्थ एट 60 मीटर फ्रॉम द बाइप्रिज्म फॉर सोडियम लाइट। मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। देखो फ्रेनेल का बाइप्रिज्म का एक्सपेरिमेंट देखना। तो देखो ये प्रिज्म रखा हुआ है, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस कितनी है 2D है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है D है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस A है, और यहाँ आपका जो है वो आपको फ्रिंज विड्थ मिलेगी, फ्रिंज मिलेगी, ठीक है ना। और ये जितना इस ये यहाँ इतना एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं व्यू, बोलते हैं क्या बोलते हैं, व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी इसका जो भी पार्ट जिस एरिया पे ये सब चीज़ें इंटरफेरेंस होगा उसको व्यू बोलते हैं। तो ये होता है, और आपका कैपिटल डी होता है ना, कैपिटल डी होता है ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, डी होता है ए प्लस एक्स होता है, आगे बात समझ में, ए प्लस एक्स होता है, क्लियर। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये फाइनल का ये डी बराबर मैंने यहाँ लिख दिया ए प्लस एक्स। इसमें एक तो याद रखना है कि डेविएशन का जो 2D की वैल्यू होती है, तो 2D की वैल्यू होती है वो होती है 2a म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा। देखो अगर आप बोलोगे तो मैं बहुत एलोबरेट करके पढ़ा दूंगा, लेकिन आपके पास टाइम कम है, तो इस तरीके से करने से क्या होगा, इतने अगर ये भी करोगे ना तो आपके 20-22 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे, मेरी बात मानना। मैं बस आपको फॉर्मूले इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रूफ आते नहीं है, आप फॉर्मूले याद कर लो कि इसका जो 2D का फॉर्मूला होता है, 2D होता है 2a म्यू माइनस 1 इंटू एल्फा। अगर मैं प्रूफ कराऊंगा तो कम से कम उस प्रूफ में एक वीडियो निकल जाएगा। तो 2D जो होता है, 2D मतलब ये जो डिस्टेंस होती है
उसका रिलेशन होता है 2D बराबर 2A म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा आपका एंगल है। कौन सा एंगल है? ये देखो, ये रहा अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल होता है, ठीक है ना। तो 2D इक्वल टू 2A म्यू माइनस 1। अब बीटा का फॉर्मूला सेम रहेगा, बीटा क्या रहेगा? वही बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन, अब देखो यहाँ पर 2D, वैसे D आता है लेकिन इस पैनल में क्या है, अपन इस तरीके से ले रहे हैं सारे क्वेश्चन में, तो 2D, वो वहाँ पर D लेते थे, D भी ले सकते हो लेकिन याद रखना है। तो यहाँ पर 2D ले लिया मैंने, क्योंकि 2D में फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसलिए 2D लिख लिया है। बाकी डिस्टेंस वही होती है, कंफ्यूज मत हो जाना। वहाँ डी लैम्डा अपॉन डी मतलब 2D था, क्योंकि वो पूरा ले लेते थे अपन। यहाँ अपन ने इसी डिस्टेंस को D को अपन ने 2D लिख दिया फॉर्मूला इजी रहने के लिए, क्योंकि ये 2D में दिया हुआ इसलिए कह रहा हूँ। तो बीटा इक्वल टू ये 2D है, इस 2D की वैल्यू अगर यहाँ पुट करोगे, किसमें? इसमें पुट करोगे, तो यू विल गेट अनदर फॉर्मूला। अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये समझ में आ गया? फिर दो फॉर्मूले याद रखना है। कौन कौन से? एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और एक ये वाला फॉर्मूला जो कि पहले का पता है। बस याद रखना है कि 2D जो यंग डबल स्लिट के अंदर D था वही 2D है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अब क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है देखो, ए फाइव बाई प्रिज्म ऑफ एंगल 1 डिग्री। तो अल्फा कितना दिया हुआ है? 1 डिग्री। अल्फा आपको दे दिया 1 डिग्री, ठीक है। म्यू आपको दे दिया, जैसे म्यू पता चल जाए ये फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2D इक्वल टू 2A म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, ये याद रखना है बस। ये एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, 40 सेंटीमीटर स्लिट यहाँ पर है तो उसका 40 सेंटीमीटर ये होता है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी? 40 हो गई। फाइन फ्रिंज विड्थ एट 60 मीटर, फाइन फ्रिंज विड्थ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 60, ये 40 है, तो टोटल कितनी डिस्टेंस होगी? 60 और 40 कितना हो गया? 100। तो कैपिटल डी हो गया 100 हो गया। पहले और सोडियम लाइट की दी हुई सब कुछ दिया हुआ अपन को, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल कैसे करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला लगाएं, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे। तो हेरिन नाउ अपन को ए कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 हो जाएगा। म्यू कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है। लैम्डा अपन को गिवन है। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये डिस्टेंस प्लस ये होती है, ये 40 दी हुई, 60 दी हुई, तो 100 हो गया। 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सारा क्वेश्चन मैं आपका ऐसा यूनिट में कर रहा हूँ। अब अपन क्या करेंगे? द डेविएशन प्रोड्यूस इन द इंसिडेंट 2D इक्वल टू 2A म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा। और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, इस 2D की जगह पर ये वाला लिख देंगे तो अपने पास में एक बड़ा फॉर्मूला आ गया। अब अपन को अल्टीमेटली क्या पूछा था? फ्रिंज विड्थ पूछा था, तो फ्रिंज विड्थ होती है डी लैम्डा अपॉन 2D। इस 2D की वैल्यू आपने ये जैसे रखी तो ये बड़ा सा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखो डी की वैल्यू 1 है तो 1 रख दी, लैम्डा की वैल्यू ये है तो ये रख दी, 2A की वैल्यू रख दी, म्यू माइनस 1 रख दिया, अल्फा, क्योंकि अल्फा 1 डिग्री में है तो आपको रेडियन में लेना है। रेडियन में कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी रेडियन, जैसे 3 डिग्री को चेंज करना है तो 3 इंटू पाई अपन 180 कर दो, तो 1 को करेंगे तो कितना आएगा? पाई अपन 180, ये अल्फा की वैल्यू आएगी। पाई की वैल्यू होती है वही 22/7 भी लिख सकते हो या 3.14 भी लिख सकते हो। तो ये वैल्यू यहाँ पुटअप करने में पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ये, तो ये आपका हो गया फ्रिंज विड्थ आ गया। तो फ्रेनेल बाई प्रिज्म क्या होता है? सिंपल सा, ये भी क्या होता है? इंटरफ्रेंस का ही होता है। तो इसमें भी क्या करना पड़ता है, अपन को एक प्रिज्म लेते हैं और इसका फॉर्मूला बीटा इक्वल डी लैम्डा अपॉन 2D करते हैं, वैसे डी होता है 2D की बात है। और उसमें एक साइड फॉर्मूला याद रखना है 2D इक्वल टू 2A म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा होता है। अल्फा जो एंगल होगा, ए जो होगा सर स्लिट से लेकर उसकी प्रिज्म की डिस्टेंस होगी, और कैपिटल डी जो होगा जहाँ पर्दा होगा, पर्दे से लेकर स्लिट की डिस्टेंस डी इक्वल टू ए प्लस एक्स होगी। तो दो फॉर्मूले याद रखना है, एक तो याद रखना है सर 2D इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा होता है, बीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2D होता है, किसमें? बाई प्रिज्म में। अब जो भी वैल्यू मुझसे पूछी जाएगी मैं पुटअप करूंगा और आंसर निकाल लूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बाय प्रिज्म कैप्ट सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम द स्लिट। अभी आप खुद करना, देखो फ्रिंजेस ऑब्टेन ऑन द स्किन प्लेस एट द डिस्टेंस, सब कुछ सेम दिया हुआ है। डी निकाल लेंगे वापस, डी कितना दिया हुआ है? बाय प्रिज्म कैप्ट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट, तो ए दिया हुआ 10, सी कितना दिया हुआ 90 क्वेश्चन में, देखो तो ये हो गया 100, 1 मीटर हो गया। ए दिया आपको 10 सेंटीमीटर में चेंज करोगे 0.1 मीटर आ जाएगा। लैम्डा आपको गिवन है, पूछा क्या है? ऑब्टेन डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कोर एंड सोर्स, आपको डिस्टेंस पूछी कोर एंड सोर्स का। बीटा आपने निकाल लिया है। अब पता फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन 2D। अब कोर एंड सोर्स के बीच की डिस्टेंस पूछी, ये सोर्स था जो डी मानते हैं, इसके अंदर मैंने बोला 2D मानेंगे, तो 2D की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला तो ये होता है 2D का फॉर्मूला, देखो 2D का फॉर्मूला एक तो या फिर 2A म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा, या फिर 2D इक्वल टू क्या हो सकता है? डी लैम्डा अपॉन बीटा, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, ठीक है ना। डी की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, बीटा की वैल्यू पता है, क्योंकि बीटा की वैल्यू दी हुई थी इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगाया। तो जैसे निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें कोई हार्ड है? देखो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कहीं पे मिल दी है तो आप अल्फा की वैल्यू नहीं लगा सकते हो, तो इसका अंदर मतलब बीटा इक्वल टू जो पहला वाला फॉर्मूला था, सॉरी 2D इक्वल टू 2A म्यू माइनस 1 इंटू अल्फा तब लग सकता था जब अल्फा की वैल्यू पता है। अब नहीं पता है तो यहाँ से करो, ठीक है। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करा मैंने, बीटा की वैल्यू होती है 2D को यहाँ लेके चला गया तो ये बीटा ही आ गया,
डी की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, बीटा की वैल्यू दी हुई है, सीधे निकालोगे यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2D मिल जाएगा, और वही क्या होगी, कोरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस होगी। हार्ड तो नहीं लग रहा, सिंपल जितना हो सकता है मैं उतना ईजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 7th क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड बाइप्रिज्म एंड बिटवीन फ्रिंजेस बाइप्रिज्म एंड आई पीस आर 45 मीटर ईच, द ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ बाइप्रिज्म दे दिया 178, ऑब्ट्यूज एंगल दे दिया मतलब बड़ा वाला, अपन को छोटा चाहिए होता है, तो बड़ा वाला मतलब 178 ये दे दिया, ये एंगल दे दिया 178, तो इसका पीछे कितना होगा, ये 1 डिग्री होगा, ये 1 डिग्री, तो अपन की अल्फा की वैल्यू 1 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, म्यू दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, बीटा दिया हुआ है आपको, लैम्डा की पूछिए, सब फॉर्मूले वापस वही लगाएंगे। इस बार आपको अल्फा दे दिया है तो आप 2D यहाँ से निकाल सकते हो, 2D इक्वल टू 2 mu - 1 इंटू अल्फा पाई अपन 180, तो यहाँ से क्या होगा, 2D की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपके पास में ये है, यहाँ से वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, वेवलेंथ निकाल दोगे तो ये आ जाएगा, सब पता है, 2D भी पता है, बीटा भी पता है, डी भी पता है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। खुद करके देखोगे, जब देखो, जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे, मैं सिर्फ सपोर्ट कर सकता हूँ, बाकी सब कुछ करना आपको है, फिर भी आप नहीं करोगे तो बॉस आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम कम है तो मुझे इस तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। आप क्वेश्चन देखो, समझ में नहीं आ रहा मुझसे वापस पूछ लो, बट ये सबसे सही तरीका है। इसमें एक बार देखो ये फॉर्मूला सर ने कैसे लगाया, खुद खुद का दिमाग लगाओ, क्योंकि इतना दिमाग तो होगा बॉस, क्योंकि आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट याद नहीं रहो, बाकी फॉर्मूला आपको अगर मैं बता दिया फॉर्मूला कैसे लगाना है, ये सब चीज़ें तो आप कर ही सकते हो, इतने सारे न्यूमेरिकल आपने किए होंगे। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन है, अब आपका स्लिट वाला क्वेश्चन आ गया। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम इज रिफ्लेक्टेड एज ए नॉर्मल इंसिडेंट फ्रॉम ए सो फिल्म ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया दिया, व्हाट इज द लीस्ट थिकनेस ऑफ द फिल्म दैट विल अपीयर ब्राइट एंड डार्क। देखो ये थिकनेस वाला क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक वेव आई, एक वेव ऐसा करके ऐसे चली गई, ठीक है ना, और ऐसे भी जा सकती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। अब ये पूरा प्रूफ पढ़ना आप, ठीक है ना, पार्ट डिफरेंस का कैसे निकालते हैं, तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आता है डेल्टा इक्वल टू 2 mu t cos r, पढ़ा होगा तो आएगा ये, लेकिन ये प्रूफ इतना बड़ा है, बहुत बड़ा प्रूफ है, तो प्रूफ याद करना ही नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि पार्ट डिफरेंस होगा ना, वो क्या होता है 2 mu t cos r होता है। पार्ट डिफरेंस क्या होता है, 2 mu t cos r होता है। अगर आप बोलोगे तो मैं प्रूफ करा भी दूंगा, बस इतना याद रखना, एनसीईआरटी में मिल जाएगा 2 mu t cos r। अब लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे थिकनेस वाले क्वेश्चन आएंगे, उसमें फॉर्मूला लगाना है पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 2 mu t cos r। अब अगर ये देखो इसके अंदर उल्टा होता है, इसके अंदर उल्टा क्या होता है, डार्क के लिए ये एन लैम्डा होता है, ये प्रूफ में पता चलेगा, अगर प्रूफ करा होगा तो पता चलेगा कि डार्क के लिए 2 mu t cos r इक्वल टू एन लैम्डा। आप बोलोगे सर एन लैम्डा तो ब्राइट के लिए होना चाहिए, इसमें उल्टा होता है 2 mu t cos r इक्वल टू एन लैम्डा, क्योंकि एक चीज़ होती है, आप प्रूफ करोगे समझ में आएगा आपको, तो एन लैम्डा 2 mu t cos r, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको। और अगर आपको ब्राइट बन रहा है या आपको बोले कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट बोले एक ही बात है, तो आपको उल्टा फॉर्मूला 2n - 1 लैम्डा/2 फॉर्म लगाना है। तो अब इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो जब भी थिकनेस वाला क्वेश्चन है तो याद रखना है कि जो पार्ट डिफरेंस होगा 2 mu t cos r आएगा। अगर कंस्ट्रक्टिव का बोले या फिर ब्राइट का बोले तो 2 mu t cos r को 2n - 1 लैम्डा/2 करोगे, उल्टा डिस्ट्रक्टिव वाला फॉर्म लगाओगे। और आपको बोला हुआ है कि भाई डार्क आना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव आना चाहिए, 2 mu t cos r इक्वल टू एन लैम्डा, बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। म्यू दिया होगा, टी दिया होगा, कॉस आर दिया होगा, आर नहीं दिया हुआ है तो 0 मान लेना, 0 डिग्री मान लेना, नहीं दिया है तो। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसे करोगे तभी फटाफट आपका कोर्स हो पाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें समझने की जरूरत नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले याद कर लो क्या चीज़ होती है। इन सबके क्वेश्चन न्यूमेरिकली आना है, इनके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि भाई बताओ बाइप्रिज्म में क्या होता है, इनके क्वेश्चन न्यूमेरिकली आना है, तो न्यूमेरिकल जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे याद कर लो। और आपके पास टाइम है तो आप प्रूफ देखिए, बुक में प्रूफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बस अब ये मैं क्या करूँगा, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाऊंगा, बस 2 फॉर्मूला याद रखूंगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, वेवलेंथ लैम्डा दे दिया, नॉर्मल इंसिडेंट मतलब थीटा 0 हो गया, ये नॉर्मल इंसिडेंट मतलब ऐसे आ गई, तो आई क्या होता है, आई बोलो या फिर आर, आर बोलो 0 हो जाएगा। फ्रॉम ए सॉफ्ट फिल्म ऑफ रेफ्रेक्टिव दिया हुआ है, व्हाट इज द लीस्ट थिकनेस, लीस्ट थिकनेस ब्राइट, ब्राइट होगा तो क्या होगा, डार्क होगा तो क्या होगा, बस सिंपल से देखो क्या करना है, देखो ये हो गया। गिवन लैम्डा दिया हुआ मुझे, आई इक्वल टू 0 दे दी क्योंकि नॉर्मल आई है, स्मॉलेस्ट फॉर्म स्मॉलेस्ट पूछा है तो एन इक्वल टू 1 ले लेना है। फॉर ब्राइट मैंने क्या बोला, ये पार्ट डिफरेंस इक्वल टू ब्राइट के लिए उल्टा फॉर्मूला लगाओ 2n - 1 लैम्डा/2। अब आपको निकालना क्या है, टी निकालना है, क्या इन दोनों से टी नहीं निकाल सकते, आपको सब कुछ पता है, एन की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, आर को 0 लेना है, म्यू पता है, तो सीधा डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुटअप कर दो, 2 म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। और डार्क के लिए उल्टा करोगे, 2 mu t cos r इक्वल टू एन लैम्डा करोगे, जस्ट उसका उल्टा करोगे, एन की वैल्यू 1 होगी क्योंकि आपको 1 पर चेक करना है मिनिमम और मैक्सिमम, तो टी इक्वल टू ये फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख लो तो आपका थिकनेस आएगा। ये क्वेश्चन 80 के अंदर आ चुका है, इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपको क्वेश्चन करना है। सॉरी, अब 9th वाला क्वेश्चन देखो। अब अगला पूछा कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द सॉफ्ट फिल्म। म्यू दिया आपको, दैट विल रिजल्ट इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। कंस्ट्रक्टिव बोलते दिमाग में आ जाना चाहिए, टू म्यू टी कॉस आर सर डिस्ट्रक्टिव का फॉर्म लगाना है, 2n-1 लैम्डा बाई 2। और बस आपको वैल्यू टी निकालनी, सब कुछ दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, आर जीरो ले लो, एन की वैल्यू 1 ले लो, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ कैलकुलेट कर देना टी कितना है, मुझे कमेंट करके बताना। 10th वाला क्वेश्चन भी सेम है। इन ए बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना 40 फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व इन द फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू मैंने बताया था ना, जहाँ पर बनता है ना जो भी फ्रिंज आती है, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, या व्यू भी बोलते हैं या फील्ड ऑफ व्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है देखो, अब देखो ध्यान सुनना। मान लो ये जैसे आपका, एक मिनट पेन चलिए, ये आपका यंग डबल सीरीज मान लेते हैं, और ये आपका फील्ड व्यू है। फील्ड व्यू, फील्ड व्यू को अपन एक्स से लिख सकते हैं, और फील्ड व्यू होता है एक्स इक्वल टू एन इंटू बीटा, मतलब कितनी फ्रिंज बनी, कितनी फ्रिंज बनी उसको मल्टीप्लाई कर दो एक फ्रिंज की विड्थ से, तो आपका एन बीटा आ जाएगा, वो क्या होगा आपका फील्ड ऑफ व्यू होगा। तो एक्स बराबर एन बीटा। अब इसने क्या करा, सेम चीजें करिए, खाली लैम्डा चेंज कर दिया इसने, और फील्ड ऑफ व्यू सेम था, तो मैं बोलूंगा कि फील्ड ऑफ व्यू x1 इक्वल टू x2 सेम था, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू चेंज नहीं हुआ। x1 क्या होगा, n1 बीटा 1 इक्वल टू n2 बीटा 2, इस फॉर्मूले से। n1 बीटा 1 क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन डी। देखो फर्स्ट टाइम में लैम्डा 1 था, डी सेम था, स्मॉल डी सेम था। n2 बीटा 2, n2 को सेम लिखा, बीटा 2 को लिखा डी लैम्डा 2 अपॉन डी। यहाँ पर ये दोनों चेंज नहीं हो रहे, ये दोनों चेंज नहीं हो रहे, बाकी n चेंज हो रहा है, लैम्डा चेंज हो रहा है, क्वेश्चन क्या करें। तो यहाँ से आ गया n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। n1 40 दिया हुआ है, लैम्डा 1 दिया हुआ है, n2 निकालना है, लैम्डा 2 दिया हुआ है, सॉल्व कर लोगे नियरली 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में याद रखना कि फील्ड व्यू जो होता है वो होता है एन बीटा होता है। तो आपको पूछ ले जाए बीटा के, बीटा आपको पता ही है, एन क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो एन बीटा। फील्ड ऑफ व्यू सेम रह रहा है, तो x1 इक्वल टू x2 और n1 बीटा 1 इक्वल टू n2 बीटा 2। बीटा की वैल्यू रख दोगे लैम्डा डी लैम्डा अपॉन डी, डी और डी सेम रह रहा है तो लैम्डा पे 1 पे डिपेंड करेगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, कौन से, ये दोनों कट हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2। n1 लैम्डा 1 की वैल्यू लिखो, n2 यहाँ से n2 निकाल लो, तो n2 आपका 54 आ जाएगा। देखो अभी 10 क्वेश्चन कराए, मान के चलना इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरे को ऐसे पढ़ाने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपको प्रूफ भी कराना पड़ेंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा सही रहेगा या फिर मैं प्रूफ भी बताऊंगा आपको, क्योंकि प्रूफ बताऊंगा तो इसमें ये दिक्कत है कि इसमें सिलेबस फटाफट हो जाएगा। अब मैं 10 क्वेश्चन आपको, देखो अब आपका इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर आपका यंग डबल स्लिट क्वेश्चन करा दिए मैंने, बाय प्रिज्म के करा दिए, और क्या करा दिया आपको, थिकनेस वाले क्वेश्चन करा दिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो फटाफट हो जाएगा। और अगर आप बोलोगे थ्योरी वाला क्वेश्चन कराना तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, चैप्टर वही मुझे लग रहा है कि 13 चैप्टर कराना तो थोड़ा मुश्किल है उसके अंदर। तो इस तरीके से मैं पढ़ाने की सोच रहा हूँ, और इसको बेटर कर देंगे, आज फर्स्ट वीडियो इसको और बेटर कर देंगे, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन आपको क्लियर हो होंगे, और इसको थोड़ा बेटर करके अपन जो जो पढ़ाएंगे उसकी थ्योरी पहले करके फिर क्वेश्चन कराएंगे। मैं सोच रहा हूँ कल से ऐसा करूँ, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।